इंडिया होस्ट करने जा रहा है और इंडिया का कहना ये है कि वो इस G20 मीटिंग में सिर्फ अपने फ्रेंडली नेबर्स को इनवाइट करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस G20 मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो इस बार होस्ट कर रहे हैं तो उनके वो मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ या बड़ी इकनॉमीज़ है वो उनको करेंगे इनवाइट। और पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक बिकारी, एक आजकल हालात तो आपके सामने हैं सारे। हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन सर, अगर इस तरह से हमें रिजेक्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम इंडिया आप देख लें चौथी बड़ी इकनॉमी बन गई है और UK के हिसाब से वो UK से आगे बढ़ गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हर साल हुकूमतें बदल रही है, हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं। सही, लेकिन सर G20 मीटिंग का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन जो कंट्री जितना ज़्यादा स्टेबल होगी सिर्फ वही इसको अटेंड करेगी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है। हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं और हुक्मरान यही मसलत है हम पे। तो ये मसला तो हमारे फिर सियासतदानों का हुआ ना, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो G20 में भी आवाम ने नहीं जाना, सियासतदानों नहीं जाना है, उन्होंने अपनी हरकतें वहाँ पे दिखानी है। दूसरा, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर भी नहीं है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि SCO की मीटिंग में इंडिया ने पाकिस्तान को दावत दी है, लेकिन G20 का हिस्सा पाकिस्तान नहीं होगा। जी बिल्कुल, इंडिया पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की जगह अगर चाइना या कोई और भी कंट्री होस्ट कर रहा होता तो हमें बुलाने का बिल्कुल तुक ही नहीं था बनता। तो हम इस लायक हैं ही नहीं। मैं तो कहता हूँ हम आबादी के लिहाज से ज़्यादा और बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है हमारी और वैल्यू कम होती है। सर, आबादी के लिहाज तो इंडिया भी जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क बन चुका है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। चाइना को भी वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी आबादी को यूटिलाइज करना सीख लिया है। हमें ही नहीं समझ आ रहा कि हमने अपनी आबादी को, इस मुल्क को लेकर कैसे चलना है। 22 करोड़ आवाम हमसे संभाली जितनी जा रही और इंडिया 1 अरब 40 करोड़ को लेकर चल रहा है। बस वो चल रहा है और वो जानता है जिस तरह यूटिलाइज कर रहा है आबादी को। बड़ी टैक्स कंपनियां जैसे एप्पल अभी वहाँ पे फ़ोन सारी बना रही है और चाइना से सारे वो इंडिया में जा रहे हैं। अभी फ़ोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहीं से हमने इंपोर्ट करने हैं। हमारे पैसे जा रहे हैं जो हमारे पास है। और बाकी तो माशाल्लाह से फ़ौज भी, बाजवा साहब तो चले गए हैं, खैर हाजी साहब, तो अब देखते हैं नई क़यादत आई है, उनके हिसाब से पाकिस्तान कैसे चलता है। सारा उन पर ही डिपेंड करता है। हुक्मरान तो भी उनके ही अंडर है सारे। क्या इसका ये हल नहीं कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो थोड़े फ्रेंडली कर लें, थोड़े बेहतर कर लें, ताकि हम भी इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के इवेंट जो है उसका हिस्सा बन सके और कम से कम पाकिस्तान थोड़ा बेहतरी की तरफ लाए? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं और इंडिया चूँकि एक बड़ा हमारा वसी बॉर्डर है उनके साथ, में ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इंडिया के साथ तो हम भी बढ़ेंगे। हम इसी तरह लड़ते झड़कते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम निसार गुजर। आपका नाम? असलम बुल्लर। असलम बुल्ला। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अतर अब्बास जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के और अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफ़गानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों। और जो मुआशी हालात हैं वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है
वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकते। उसके ऊपर फिर बात करेंगे। और साथ साथ सर डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। इन चीजों पे हम आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहले सर आप इमरान खान के जो कल से शुरू हो रहा है जेल मूवमेंट, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो मेरे लिए पहले ये सारा आपका जो सियासी कश्मकश है और जो सारा बहरान सियासी है, इसके बारे में मेरी पहले भी राय यही थी कि आपके सियासत में से जो भी चीज निकलती है वो अदालतों में जाती है। हर चीज को अदालत के अंदर चैलेंज किया जाए, चाहे वो सदर की तरफ से एक जो वो ऑर्डिनेंस आ रहा है इलेक्शन का, उसको भी चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अदालतें वो हैं जो 139 में से 130 पे नंबर है उनका। उनके इंसाफ के हालात पहले ही ठीक नहीं भाई, तो फिर आपकी किस्मत, आपके फैसले कौन कर रहा है? आपके फैसले कैसे होंगे? मेरा पहले भी क्वेश्चन मार्क किया था कि खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर अपने सारे केसेस को लाहौर क्यों लेके जा रहे हैं? उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। इसके ऊपर कई हैशटैग भी बने हैं। इस वक्त नून लीग वालों ने लाहौर हाई कोर्ट के बारे में एक हैशटैग बनाया था, दामाद कोर्ट। क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगले दिन जिस तरीके से खान साहब हाई कोर्ट के अंदर गए और 2 फैसलों पे उनको जमानत मिली, वो अदालत में हाजिरी नहीं लग रही थी, जलसा लग रहा था, सियासी जलसा था। वो इस तरह खान साहब की पर्सनैलिटी को मजीद एक पुश देने के लिए, उनको मजीद एक तकवीयत देने के लिए किया गया। अब तो कई जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी तनकीद करना शुरू हो चुके हैं कि इससे बेहतर था कि जजेस जमान पार्क चले जाते। तो गलत हो रहा है। उसके बाद जमान पार्क में जश्न मनाया गया, बड़ा भंगड़े धमाल और वहां मिठाइयां और खाबे चले। वहां दफा 144 लगा दी गई है, पता नहीं जेल किस तरह भरेंगे ये। दूसरा एक मेरा ये क्वेश्चन ये कि अगर हुकूमत ने उन लोगों को अरेस्ट ना किया, जेल ना लेके गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर लड़ाइयां झगड़े शुरू होंगे। क्या पाकिस्तान ये सब सारा कुछ अफोर्ड कर पाएगा? और पाकिस्तान की अदालतें अपना नाम किस तरह साफ कर पाएंगी? अब जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि नैब के चेयरमैन ने रिजाइन किया है, अब लोग कंफ्यूज हैं को रिजाइन क्यों दिया गया है। उसके बारे में चैमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि वहां पे कोई जज साहब थे, वो उन्होंने प्लाट के सिलसिले में उनके ऊपर प्रेशर था। उन जज साहब की वो जो डीड है उसकी तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त, और वो जज साहब है जिनको आईनी भगवान कहा जाता है। तो ये सारे सवालात है, ये कौन इनको ठीक करेगा? इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा है। कंफ्यूजन ये है कि मरियम आपके ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि हम दिवालिया हो चुके हैं। मरियम फरमाती है ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो ये क्या है सर? वो तो शब्बर जैदी साहब ने भी कहा था कुछ टाइम पहले। शब्बर जैदी साहब ने भी यही बात की। हाँ, उन्होंने कहा कि हम दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो मिस्टर डॉलर हैं जो दुबई से आए हैं, लंदन से आए हैं, वो तो कहते हैं हम दिवालिया नहीं है, हमें पैसे वहां से मिल चुके हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व भी थोड़े बढ़ गए हैं, 3 बिलियन से ऊपर आ गए हैं, पहले 2 बिलियन के पास थे। लेकिन ये सारा कुछ क्या है? ये कहाँ, हमें रिलीफ कहां से नजर आ रही है? कोई आपको किसी को कहते हैं ना जी, अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है, एंड ऑफ द टनल कुछ ना कोई लाइट होती है। वो 22 करोड़ लोग कहां से टनल में से वो लाइट ढूंढे? कोई इस वक्त राह निजात इस वक्त आरजू नजर नहीं आ रही। इस वक्त हर इंसान, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कहा, देखें जो खतरनाक कार्ड खेले हमारे मिस्टर हैंडसम ने, वो एक गद्दारी का कार्ड खेला और दूसरा इस्लाम का, रिलीजन का। ये दोनों बहुत खतरनाक कार्ड है और लोगों को उसने तबाह करके रख दिया। बच्चों को ऐसा नशे पे लगा दिया। ये नशा है जिसको कहा जाए कि भाई आओ पार्टी करें और जाते दफा तुम्हें यहां से उम्रे और हज का स्वाब मिलेगा। ये किस चक्कर में लगा दिया? यही दुख और अफसोस है। अब मैं इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज जब आप जावेद अख्तर साहब की बात की तो उन्होंने भी आके गिला यही दिया है। भाई देखें, हम भारत कोशिश करता रहा है, आपके लोगों को बुलाता रहा है, आपके मुझे अभी तक याद है उनकी बात बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक थी कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहां जाके फिल्मों में काम करते रहे, गाने गाते रहे, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। कभी आपने भी उनको बुलाया? आपके अंदर भी कोई टॉलरेंस है? बल्कि कल मैंने ट्वीट किया कि लाहौर में, कराची के अंदर जो दहशत गर्दी हुई है, जहां पे वो पुलिस स्टेशन पे, वहां पे एक अजमल मसीह है, क्रिश्चियन है, उसकी डेथ हुई। किसी ने उसके बारे में भी सोचा कि वो कौन है? वाहिद कफील था वो अपनी फैमिली का, किसी ने सोचा उसके बच्चे आगे किस तरह पढ़ेंगे? और सर मीडिया ने भी बाकी 2 जो थे उनको शहीद लिखा और उसको लिखा हलाक हो गया, उस पर भी एतराज हुआ है लोगों की तरफ से। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गिले, जावेद अख्तर साहब ने जो बात की, गिला वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
मेरे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूं भाई, 76 साल नफरतें कर रखी हैं हमने, जंगें लड़ी, बड़े ड्रामे किए यार, एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम देकर देखो, टॉलरेंस को भी टाइम देकर देखो, शायद वो काम करे। कोशिश करो, घर से शुरू कर लो, माइनॉरिटीज का यहां से शुरू करके देख लो, लेकिन ये करना होगा, किसी ना किसी को करना होगा। अफसोस हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, हम इस्लाम को सही नहीं समझ पाए और हमें पता नहीं है टॉलरेंस। बल्कि मैं अक्सर ये कहता था, मेरे दोस्त अमेरिका में जो मुझे कहते हैं, खासकर जो भारत से हैं, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं, आपकी तरबियत में शामिल नहीं है कि टॉलरेंस या मिलजुल के रहना किस तरह होता है। क्योंकि सारे लोग चले गए भारत, यहां से माइनॉरिटी तो रही नहीं ना, चंद हिंदू थे बेचारे सिंध में, वो जाने की उन्होंने कोशिश की, कई गए, कई फिर वापस लौट के आ गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। सर बहुतों को तो हमने कलमा भी पढ़ा दिया। नहीं कल, और दूसरा मैं एक और आरजू बताऊं, कलमे की आपने बात की, कन्वर्जन किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स नहीं होती। अगर किसी को आप कहें ना जी कि आप कलमा कल से पढ़ना शुरू कर दें, और यहाँ पे तो मुसलमान पूरा कलमा नहीं पढ़ते, तो आप कहते हैं आपने हिंदुओं को कलमे पढ़ा दिए। आरजू यहाँ तो मुसलमानों को नमाज तर्जमे के साथ हो जाती है। सर वो जो सिंध में और हर जगह पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चियां जो ये कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसी में आएगा ना, कलमा ही पढ़ा ना उन्होंने, जबरदस्ती पढ़वाया गया। चाहे मैं उसको सख्त कंडेम करूंगा, सख्त कंडेम करूंगा जो वो गलत कर रहे हैं, बल्कि गुनाह है वो किसी को बाई फोर्स करना, और वो भी 21वीं सेंचुरी में, और किसी के साथ नफरत करना 21वीं सेंचुरी में उसके फेथ बेस कि उसका क्या। देखें मैं इनसे ओपन करके चैलेंज कर, मैंने कई किताबें पढ़ी इस्लाम के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, सेंटर वही सेम है। आप हर एक मुख्तलिफ रास्ते से सेंटर पे जा रहा है अपने, अब हर एक के लिए मैं कहता हूं वाहे गुरु भगवान खुदा अल्लाह एक ही चीज का नाम है, एक सोच की बात है। और इसकी और दूसरा मैं ये बताऊं, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आप पानी ज्यादा पी ले तो बीमार हो जाते हैं, ये तो सोचना फिर कि इस्लाम के बारे में आप इस हद तक आगे चलना है। अब तो अब आपके सामने तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं भाई, आप जितना उस साइड पे चल रहे हैं, आपके जिस तरह ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने आके आपको लगा दिया इस जिहाद पे, बहुत सख्त जाती है। और मुझे बिल्कुल इस वक्त कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे हैं। जब अफगानिस्तान जो एक जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनके हालात आपसे बेहतर है। आज अकादमी मैं आज बल्कि सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इसी हवाले से, अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि जो आर्मी बेसिस खाली पड़ी थी, हम वहां पे ट्रेड मार्केट्स बना रहे हैं, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वहां पे आके अपने प्लांट्स लगाए, चीजें लगाए। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकॉनमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। वो ट्रेड पे आगे जा रहे हैं, और चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, और वो बल्कि चाहते हैं कि हम उसको रेस्क्यू करें अफगानिस्तान को दोबारा, क्योंकि जब भी उनके अपने हालात ठीक होंगे, अफगानिस्तान इज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो जाएंगे वहां पे और अपने पंजे काटेंगे। लेकिन हमें उन्होंने अबेंडन कर दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये खतरनाक लोग हैं, ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। उन्होंने बल्कि कौंसल जनरल भी मैंने कहा था बंद कर दिया कराची में, इस्लामाबाद के अंदर। और उन्होंने अपने लोगों को भी कहा है कि अपने जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे चाहे हैं, जिस तरह भी छोड़ के वापस आ जाओ, यू आर नॉट सेफ देयर एनी। अफसोस है इस पे, मैं बहुत ज्यादा जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और दूसरा उसमें मैं जो खासकर एक बात जो करना चाह रहा था, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायराकार है, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है, या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है, और वो जब पैसे भेजते हैं, अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं, नील मोहन साहब, वो भी बात, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है।
फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? खत्म हो चुकी है। बल्कि देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ उन्होंने बनाया। एक अमीर तरीन आदमी गरीब लोगों की बात कर रहा है, जिस तरह यहां पे कैनेडी साहब थे, जॉन एफ कैनेडी, उसका बाप अरबपति था, उसने भी गरीब लोगों की बात की। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको कहूं, हमेशा डरना चाहिए जब भी एक अमीर आदमी गरीब आदमी की बात करता है। उसको वादा देता है, आओ रोटी कपड़ा मकान, आज तक उसी के वोट ले रहे हैं। खुद हार्वर्ड ग्रेजुएट दे कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ वोट ले रहे हैं। सिर्फ, बल्कि मैं सब आज भी आपको 5 से 10 हजार लोग हैं, बल्कि मैं छोटी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा था, खुदारा ये तुम्हारी जो 5 से 10 हजार लोग हैं, $17.4 बिलियन पर साल पर ईयर इनके लल्लो तल्लो पे खर्च हो रहा है रूलिंग एलीट के। 1.5 लाख सरकारी गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, और $17.4 बिलियन आपके आधा बजट है। ये सिर्फ आपके अफसरान मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त घरों, मुफ्त नौकरों में खा जाते हैं।